Hello everyone and welcome to Civil Staff. So today is the third lecture in which we are discussing the previous year questions from 1995 to 2018 of the economy section. राइट तो पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किए थे और सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस किए थे. तो इस लेक्चर के अंदर जो कि आपका थर्ड लेक्चर है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले दो चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 21 to 27. टोटल 27 क्वेश्चंस ही हैं जो इन दो चैप्टर्स में से पिछले 23-24 ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं. ये दो चैप्टर्स कौन से हैं? एक चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन और सेकंड चैप्टर है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इन दो चैप्टर्स के अंदर आपका बेसिकली टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कवर होता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कवर होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर होते हैं. ऑल्दो आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन 7 हैं, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं, जो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे समझाने में. हम अपनी तरफ से टाइम लगाएंगे और आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है क्योंकि इन 7 क्वेश्चंस के अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं जो कि आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं. तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, इन क्वेश्चंस के अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स, इनके जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं इकोनॉमिक्स की, उनको ज़रूर समझना है बिकॉज हमारा एम इन लेक्चर सीरीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझाना है ताकि आपकी एक तरह से पूरी इकोनॉमी रिवाइज हो जाए आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 के साथ, यानी कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन. तो आज हम 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 21 to 27. तो पहला क्वेश्चन जो है ये 2001 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था और इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज इट्स. यहाँ पर कहीं भी उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं की, स्पेसिफिक किसी देश की बात नहीं कही है, सिर्फ ये आपसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा सही तरीका इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी नेशन का मेजर करने का क्या हो सकता है. क्या जीडीपी हो सकता है, क्या एनडीपी है, क्या एनएनपी है, या पर कैपिटा रियल इनकम है. अब ये क्वेश्चन ऑल्दो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के साथ ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, नंबर 2 जीडीपी क्या होती है, मतलब क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर की जा सकती है. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम इकोनॉमिक ग्रोथ या एक नेशन की नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं. उसके बाद आपको ये पता होना जरूरी है कि इन 4 इंडिकेटर्स के अलावा इन 4 इंडिकेटर्स को हम कैसे करंट प्राइसेस पर देख सकते हैं, कैसे कांस्टेंट प्राइसेस पर देख सकते हैं. आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे फैक्टर कॉस्ट पर इन इंडिकेटर्स को देखना पॉसिबल है और कैसे मार्केट प्राइसेस पर इन इंडिकेटर्स को देखना पॉसिबल है. फिर इस क्वेश्चन के अंदर एक टर्म यूज हो गई है रियल इनकम. तो आपको यह पता होना चाहिए कि नॉमिनल इनकम क्या होती है और रियल इनकम क्या होती है. बिकॉज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारा एम सिर्फ इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करना नहीं है बल्कि सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझाना है ताकि क्वेश्चन अगर किसी और अंडरलाइन कॉन्सेप्ट से, किसी और सिमिलर कॉन्सेप्ट से आ जाए तो वो आपका पेपर के अंदर सॉल्व हो जाए, आपका गलत ना हो. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, सॉल्व करेंगे. आपको मैंने पहले ये पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर्स के अंदर कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक टर्म है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरी टर्म है. इकोनॉमिक ग्रोथ जो टर्म होती है वो क्वांटिटेटिव टर्म होती है जिसके अंदर आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी को मेजर किया जाता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन जाता है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ऑल्दो हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंक्लूसिव ग्रोथ में हम ना कि सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं बल्कि हम उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी और डायमेंशंस भी देख रहे हैं इकोनॉमी की. जैसे कि ऐसा होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कि आपके लोगों की, जो आपके देश के अंदर हैं, उनकी लाइव्स इंप्रूव हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, उनकी स्किल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, उनकी सेल्फ एस्टीम, उनकी डिग्निटी, उनका रिस्पेक्ट, उनका फ्रीडम टू चूज व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइव्स, क्या वो चीज इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही. इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट माना गया है इकोनॉमिक ग्रोथ वाले कॉन्सेप्ट के अपोज्ड, जो कि एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है. अब हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी, ये ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं होता. बिकॉज ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे नेशंस ग्रो तो कर रहे हैं इकोनॉमिकली, यानी कि उनकी नेशनल इनकम या अगर हम कहेंगे जीडीपी या उनकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी आउटपुट वो तो बढ़ रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगी. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो साथ में उनकी स्किल डेवलपमेंट, लोगों की एजुकेशन, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
सर्विंग, लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों का इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी साथ साथ चल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि दो नेशंस एक ही लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करें, लेकिन अलग अलग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन दो नेशंस के अंदर हो, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी तभी आपकी कैपेसिटी इकोनॉमी की आउटपुट प्रोड्यूस करने की बढ़ेगी, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। अब आप सोचिए कि जहां पर जिस इकोनॉमी के अंदर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उस इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है मतलब वहां पर एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, वहां पर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो बढ़ रहे हैं, मतलब वहां पर शायद इंप्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, शायद उनकी वेजेस लोगों की बढ़ रही हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास भी पैसा जनरेट हो रहा है और लोगों के पास भी पैसा जनरेट हो रहा है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा जनरेट हो रहा है इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट के पास पूंजी आई और गवर्नमेंट ने उस पैसे को यूज करके कुछ सोशल सर्विसेज दी, गवर्नमेंट ने वो पैसा स्पेंड किया, गवर्नमेंट ने हेल्थ दी, गवर्नमेंट ने एजुकेशन की स्कीम्स चलाई, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सिमिलरली अगर लोगों के पास पैसा आ रहा है तो वो भी उन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन बन जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। हालांकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ हो रही है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही जाएगी, ये चीज जरूरी नहीं है। अब ये चीज भी हमने पहले एक बार देख ली थी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मेजर करने के कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। तो ये इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? ये जीडीपी हो सकती है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एनडीपी हो सकती है यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीएनपी हो सकती है यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये एनएनपी भी हो सकती है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, ये नेशनल इनकम के इंडिकेटर्स हैं, इनसे नेशनल इनकम मेजर की जा सकती है। कौन सा नेशन कौन से इंडिकेटर को चूज करेगा ये उस नेशन के स्पेसिफिक नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हर देश दुनिया का एक ही इंडिकेटर यूज करे अपनी नेशनल इनकम को डिनोट करने के लिए। तो कोई नेशन हो सकता है जीडीपी यूज करे, कोई नेशन हो सकता है एनडीपी यूज करे, तो अलग अलग नेशंस अलग इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से इंडिकेटर को अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर ज्यादा वेटेज देते हैं और उसको अपनी नेशनल इनकम मानते हैं। तो चलिए अगर हम ये चार इंडिकेटर्स को समझते हैं कि नेशनल इनकम को डिनोट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो इन चारों इंडिकेटर्स की डेफिनेशन भी हमें पता होनी जरूरी है। ऑल्दो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये डेफिनेशंस कवर की थी, लेकिन यहां पर मैं इनकी डेफिनेशंस को फिर से एक बार रिपीट करूंगा बिकॉज आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स इन डेफिनेशंस के साथ बिल्कुल एकदम साथ में लिंक्ड है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीडीपी के साथ। तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज नथिंग बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पर ग्रॉस टर्म भी इंपॉर्टेंट है और डोमेस्टिक टर्म भी इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस का मतलब क्या कि नेट नहीं ले रहे हैं। जब भी हम नेट कोई चीज लेते हैं हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, लेकिन ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की हुई है। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ कि उस नेशन के अंदर उसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू, उस नेशन के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, वो टाइम पीरियड जनरली एक साल होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो टाइम पीरियड एक साल ही हर नेशन के लिए होगा या एक यूनिवर्सल फैक्टर होगा कि एक साल ही लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली ये पीरियड 1 ईयर लिया जाता है। तो जीडीपी की डेफिनेशन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बनी कि इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल the final goods and services, not the intermediate goods and services produced within the territory of a nation during a period of time often taken as 1 year या एनुअली, राइट। तो यहां पर फाइनल टर्म के ऊपर आपको जरूर गौर करना है बिकॉज जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जितनी भी इंटरमीडिएट सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, उनको जीडीपी में हमने इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज ऐसे इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि सपोज करो हम ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड बनाने के लिए हमने पीछे आटा लिया, आटे की वैल्यू ब्रेड के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने आटे की वैल्यू को जीडीपी को कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं करना अगर हम ब्रेड की वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेड की वैल्यू में कहीं ना कहीं उस आटे की वैल्यू जरूर इंक्लूडेड होगी, इसलिए हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेना है। अगर हम आटा भी काउंट करेंगे और ब्रेड भी काउंट करेंगे तो हम डबल काउंटिंग एरर कर देंगे बिकॉज हमने आटा भी काउंट कर लिया सेपरेटली और हमने ब्रेड भी काउंट कर लिया और एक ही चीज को हमने 2 बार काउंट कर लिया, राइट। उसके बाद एनडीपी क्या होती है? एनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी के अंदर क्या होगा कि जो जीडीपी की वैल्यू आपकी निकली उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। डेप्रिसिएशन क्या होती है? बेसिकली वियर एंड टियर, कि जब भी आप कैपिटल गुड्स को यूज करते हो कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए, आप मशीन्स यूज करते हो और ज्यादा चीजें आगे कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, तो जो आपके फिक्स्ड कैपिटल गुड्स हैं उनकी कहीं ना कहीं घिसाई होती है, वियर एंड टियर होती है, वो डेप्रिशिएट करते हैं। उस वैल्यू को हमने जीडीपी में से माइनस कर देना है। उस वैल्यू को माइनस करने के बाद जो हमारे पास
पास वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी के अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का या नेशनल इनकम का, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जो जीडीपी है उसके अंदर हम ये चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जो हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कहां पर हो रही है, लेकिन जीएनपी के अंदर हम इस चीज पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है वो कौन कर रहा है। तो जो जीडीपी है वो वेयर वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की कहां हो रही है, इस चीज को हमने नहीं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस देनी कि वो प्रोडक्शन कौन कर रहा है, लेकिन जीएनपी के अंदर बिल्कुल इस चीज को पूरी इंपॉर्टेंस देनी है कि जो प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कौन कर रहा है। तो जो जीडीपी है वो वेयर से रिलेटेड है और जो जीडीपी है वो वेयर से है और जो जीएनपी है वो कौन कर रहा है, राइट, हु इज प्रोड्यूसिंग, ये उससे रिलेटेड है। तो जीडीपी के अंदर कोई भी बाहर की ट्रांजैक्शंस, बाहर कोई प्रोडक्शन हो रही है इंडिया के बाहर या उस देश के बाहर जिसके हम कैलकुलेशन जीडीपी की कर रहे हैं, वो जीएनपी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, राइट। लेकिन जो हमारा वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन जब हम जीएनपी को लेंगे तब हमारे पास ऐसा कोई मेथड हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए जिसके अंदर वो वाली अर्निंग्स भी आए, वो वाली ट्रांजैक्शंस भी आए जो कि आपके डोमेस्टिक टेरिटरी से, ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बाहर हो रही हैं, चाहे वो प्लस हो रही हैं चाहे वो माइनस हो रही हैं, कोई चीजें आ रही होंगी कोई चीजें जा रही होंगी। तो जो इंट्रा बाउंड्री ट्रांजैक्शंस हैं वो जीएनपी के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, और जो जीडीपी के अंदर हम सिर्फ उस डोमेस्टिक टेरिटरी को, ज्योग्राफिकल टेरिटरी को ही लेंगे, उसके अंदर ही वाली की प्रोडक्शन को लेंगे जो उस डोमेस्टिक या ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर हो रही है। तो हमने पहले लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जो जीएनपी की जो डेफिनेशन है या जो उसका फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट जीडीपी प्लस द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज नथिंग बट NFIA। एंड NFIA मैंने आपको पहले बताया था, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन कि ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज या ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बाहर की तरफ हो रही हैं या ज्यादा ट्रांजैक्शंस अंदर की तरफ हो रही हैं, मतलब आपकी तरफ आ रही हैं, आपके देश के अंदर आ रही हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो नेशनल्स वाला कॉन्सेप्ट है कि इंडिया का कोई नेशनल है जो बाहर है, लेकिन बाहर उसको मे बी लेट सपोज कि कोई नेशनल इंडिया का है वो यूएसए के अंदर है और यूएसए के अंदर उसको कुछ डॉलर्स मिले और उसने वो इंडिया के अंदर भेजे, तो वो इंडिया की जीएनपी के अंदर काउंट होंगे। क्यों? बिकॉज जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था वो इंडिया का था, ऑल्दो इंडिया के अंदर लोकेटेड नहीं था, वो बाहर लोकेटेड है, राइट, वो इंसान बाहर है। सिमिलरली जो बाहर के लोग इंडिया के अंदर है और इंडिया से वो रुपीज कमा रहे हैं और वो बाहर भेज रहे हैं, ये उन नेशन की जीडीपी जीएनपी में काउंट होगा जो जिस नेशन को वो इंसान बिलोंग करता है, जो कि ऑल्दो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में प्रेजेंट है, लेकिन वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा नहीं है, वो किसी और नेशन का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसलिए ये प्लस और माइनस ट्रांजैक्शंस को मिला के जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बनती है उसको जीडीपी के अंदर ऐड किया जाता है। और मैंने आपको पहले बताया कि एनएफआईए की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, इसकी वैल्यू माइनस भी हो सकती है, जैसे कि इंडिया के केस के अंदर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए जो इंडिया का जीएनपी है दैट इज लोअर देन द जीडीपी ऑफ इंडिया। अब सिमिलरली जो एनएनपी है वो क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा। नेट जब हमने ग्रॉस से नेट के ऊपर जाना है तो हमने क्या करना है? हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना, मतलब कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हम क्लियरली एक बार टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं कि जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जो जीडीपी होती है वो आपको ये बताती है कि हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री बाय बोथ द सिटीजंस एंड द फॉरेनर्स। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई भी ओन करता हो, मींस ऑफ प्रोडक्शन कोई भी ओन करता हो, चाहे वो इंडिया का इंसान कोई उसको ओन करता हो या कोई बाहर का इंसान ओन करता हो, उससे हमें जीडीपी की कैलकुलेशन में मतलब नहीं है जब तक कि वो जो प्रोडक्शन हो रही है वो मेरे देश के अंदर हो रही है, राइट, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में, मेरी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर हो रही है। तो जीडीपी का जो फोकस रहता है वो इसके ऊपर रहता है कि प्रोडक्शन कहां पर हो रही है, वेयर के ऊपर फोकस रहता है कि वेयर इज द आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द आउटपुट व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल और बाय अ फॉरेनर। वो चीज जीडीपी के अंदर कंसीडर हम नहीं करते। अगर मेरी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर हो रही है तो वो मेरी ही जीडीपी काउंट की जाएगी, राइट। उसके बाद जो जीएनपी वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स होगा ऑफ अ कंट्री, चाहे वो मेरे उस नेशनल जो नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है चाहे वो उस नेशन के अंदर करे चाहे वो बाहर करे, उससे हमें लेना देना जीएनपी के अंदर हमें नहीं है। तो जीडीपी के अंदर हमें टेरिटरी पे फोकस करना है, जीएनपी के अंदर हमने इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि जो प्रोडक्शन हो रही है वो कौन कर रहा है। अगर वो नेशनल्स कर रहे हैं तो वो उस नेशन की जीएनपी होगी जिसका वो नेशनल है, अगर वो नेशनल कोई और है, वो किसी और नेशन के अंदर है, तो वो उस नेशन की जीएनपी होगी जिसका वो नेशनल है। तो जो जीएनपी का फोकस रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा कि कौन आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है इंस्टेड ऑफ कि वो आउटपुट प्रोड्यूस
कहां पर हो रही है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी एमएनसीज हैं जो इंडिया के द्वारा ओन्ड नहीं है, जो कि इंडिया के सिटीजन्स के द्वारा, इंडिया के नेशनल्स के द्वारा ओन्ड नहीं है। जैसे कि अगर मैं Hyundai मोटर कंपनी की बात करूं, जिसकी सेंट्रो गाड़ी आती है, गाड़ियां बनाती है, तो वो जो कंपनी है वो कोरिया की कंपनी है। वो अगर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही है तो वो प्रोडक्शन कहां पर काउंट होगी? वो क्या वो उसकी वैल्यू जीडीपी में काउंट होगी इंडिया की, या जीएनपी में काउंट होगी? वो वैल्यू इंडिया की जीडीपी के अंदर काउंट होगी, जबकि वो प्रोडक्शन कंपनी इंडिया की नहीं है, उसका ओनरशिप किसी और की है। लेकिन क्योंकि वो कंपनी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए उस कंपनी की जो भी कार्स बनेंगी उसकी जो वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू, राइट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, वो वाली जो वैल्यू है वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगी। हालांकि जो उसकी प्रोडक्शन है, वो उसके जो ओनर हैं वो इंडिया के नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है इसलिए इंडिया के जीडीपी के अंदर उसको काउंट किया जाएगा, राइट। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जीडीपी और जीएनपी के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब यहां पर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स और दी गई हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक इकोनॉमी ओपन है जिसके अंदर बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, राइट, एक ओपन इकोनॉमी है, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अलाउड है, गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनेंस का भी, कैपिटल का भी, तो एक ऐसी ओपन इकोनॉमी जिसके अंदर एफडीआई अलाउड है, जो इनकमिंग एफडीआई है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बाहर को एफडीआई जा रही है, आउटबाउंड एफडीआई, वो कम है, तो उसकी जीडीपी क्या जीएनपी से ज्यादा होगी? दोबारा पढ़ते हैं। फॉर एन ओपन इकोनॉमी विद ग्रेट लेवल्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लेसर आउटबाउंड एफडीआई, इट्स जीडीपी इज लाइकली टू बी लार्जर देन जीएनपी। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों? आप इसके लिए एग्जांपल लीजिए कि एक नेशन है ए, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है, इनकमिंग एफडीआई बहुत सारी आ रही है। वो एफडीआई लेकर कौन आ रहा है? उस नेशन के नेशनल्स नहीं, बल्कि कोई और। लेकिन लेकर कहां पर आ रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट वेयर से रिलेटेड है, कि वो इन्वेस्टमेंट कहां पर हो रही है और उस इन्वेस्टमेंट से फर्दर प्रोडक्शन कहां पर हो रही है। तो अगर नेशन ए के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई लेकर आ रहा है, चाहे वो उस नेशन ए का रेजिडेंट, नेशन ए का सिटीजन या नेशनल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उस नेशन के ए के अंदर आ रही है, और उस नेशन ए के अंदर इन्वेस्टमेंट जो आई उससे फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, तो क्या होगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई उसकी वैल्यू उस नेशन ए की जीडीपी के अंदर ही ऐड होगी, इसलिए उसकी जीडीपी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू जीएनपी, बिकॉज इस स्टेटमेंट के अंदर यह दिया गया है कि लेसर लेवल ऑफ आउटबाउंड एफडीआई है, तो इनकमिंग एफडीआई ज्यादा है, आउटबाउंड एफडीआई कम है, इसलिए उस नेशन की जीडीपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उस नेशन की जीएनपी, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर कोई इकोनॉमी क्लोज्ड है, इकोनॉमी क्लोज मतलब कि वहां से कोई इंसान बाहर नहीं जाता, कोई इंसान अंदर नहीं आता, वहां से कोई इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं जाती, कोई इन्वेस्टमेंट अंदर नहीं आती, कोई इंपोर्ट नहीं होती, कोई एक्सपोर्ट नहीं होती, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग उसकी जीडीपी उसकी जीएनपी के बराबर हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि यहां पर ना कोई इंसान बाहर जा रहा है, ना वो बाहर जाके कमा रहा है, ना कोई बाहर से इंसान उस देश के अंदर आ रहा है और यहां के कमा रहा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, ना कोई इन्वेस्टमेंट अंदर आ रही है, ना कोई एक्सपोर्ट हो रहा है और ना ही कोई इंपोर्ट हो रहा है, इसलिए ऐसे नेशन की जीडीपी उसकी जीएनपी के बराबर होगी थ्योरेटिकली, बिकॉज ऐसी क्लोज्ड इकोनॉमी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है कि बिल्कुल भी इंपोर्ट ना हो, बिल्कुल भी एक्सपोर्ट ना हो, एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसी थ्योरी के अंदर अगर हम देखें तो इस नेशन की जीडीपी उसकी जीएनपी के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब हमने ये चीज स्टडी कर ली कि नेशनल इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम को मेजर करने के कई सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अब नेशनल इनकम को मेजर करने के जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, इनको या तो हम फैक्टर कॉस्ट के ऊपर मेजर कर सकते हैं या हम मार्केट प्राइस के ऊपर मेजर कर सकते हैं। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो चीजें जिनको यूज करके आप प्रोडक्शन करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्लासिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने गए हैं वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको अगर किसी भी चीज की प्रोडक्शन करनी है, आपको उसके लिए लैंड चाहिए, आपको उसके लिए लेबर चाहिए, आपको उसके लिए कैपिटल गुड्स चाहिए और आपको उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, ताकि वो प्रोडक्शन मुमकिन हो सके। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब आप इंप्लॉय करते हो तो आप ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट इंकर करते हो। अगर आप लैंड ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसके अगेंस्ट रेंट दोगे, अगर आप लेबर इंप्लॉय कर रहे हो तो आप उनको वेजेस दोगे, अगर आप कैपिटल गुड्स वहां पे रख रहे हो तो आप खर्चा दोगे, और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी रखोगे, राइट। तो जो एक किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पीछे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंप्लॉय होते हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्चा होता है, अगर हम उस खर्चे को ऐड करें तो हमारे पास क्या आती है? फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज नथिंग बट द एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज इन एन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब कि इट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एनर्जी,
ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ। तो वो जो चीजें इंप्लॉय की जा रही हैं गुड और सर्विस बनाने के लिए, जो पीछे उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं, उन पे जो खर्चा हो रहा है उसको जब हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। यहां पे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर मुझे ब्रेड बनानी है तो मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल के तौर पे मुझे व्हीट चाहिए, अगर मुझे व्हीट ब्रेड बनानी है। उसके बाद मुझे लेबर भी चाहिए, मुझे प्रोडक्शन लाइन सेटअप करनी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री के लिए मुझे लैंड भी चाहिए, फैक्ट्री के लिए मुझे बिल्डिंग भी चाहिए, मुझे मशीन्स भी लगानी पड़ेंगी, लेबर भी इंप्लॉय करनी पड़ेगी। तो जो इन सब की कॉस्ट आएंगी, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम बोल रहे हैं, इनकी कॉस्ट को जो हम ऐड करेंगे तो जो आगे हमारे पास कॉस्ट निकलेगी टोटल करके इज इक्वल टू करके, वो क्या बनेगी हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट बनेगी ब्रेड की। और ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री गेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने ऐसे समझना है कि अभी जो ब्रेड है वो फैक्ट्री के बाहर नहीं गई है, अभी ब्रेड फैक्ट्री के अंदर ही है, क्योंकि जैसे ही ब्रेड को ट्रक में डाल के या किसी भी चीज में डाल के बाहर लेके जाया जाएगा, उसकी बिलिंग होगी। जब बिलिंग होगी तो क्या होगा, टैक्सेस लगेंगे, शायद गवर्नमेंट सब्सिडीज भी होंगी अगर उस इंडस्ट्री को मिल रही हुई। सपोज कीजिए कि ब्रेड के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है कि लोगों को ब्रेड सस्ती मिलनी चाहिए, तो वो सब्सिडीज भी लग जाएंगी जैसे ही वो ब्रेड का ट्रक उस फैक्ट्री गेट से बाहर निकलेगा। तो जब भी हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, हम इनसाइड द फैक्ट्री बात करते हैं, फैक्ट्री गेट से बाहर अभी हम नहीं गए, बिकॉज जैसे ही हम बाहर जाएंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस सर्विस के ऊपर टैक्सेस लग जाएंगे और सब्सिडीज भी लग जाएंगी, उसको हम आगे देखेंगे, राइट। तो ये आपके सामने फैक्टर कॉस्ट है। उसके बाद आपकी आती है मार्केट प्राइस। तो अगर आप नेशनल इनकम या किसी भी इंडिकेटर को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने क्या करना है, पहले आपने फैक्टर कॉस्ट निकाल लेनी है। उस फैक्टर कॉस्ट के अंदर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देना है और सब्सिडीज को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस। तो मतलब जो मार्केट प्राइस वाला जो फंडा है वो आपने मार्केट वाले जो वर्ड है उससे लिंक करना है कि जैसे ही चीज फैक्ट्री गेट को छोड़ के बाहर मार्केट के अंदर गई तो क्या हुआ, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए, जैसे कि जीएसटी लग गया, राइट। तो कोई भी, जिस तरह हमने ब्रेड का एग्जांपल लिया था कि ब्रेड अगर बाहर गई, आप सपोज कीजिए कि इसका फैक्टर कॉस्ट ₹10 था, जैसे ही उसकी बिलिंग हुई उसके ऊपर जीएसटी लग गया। हम सपोज करते हैं कि जीएसटी 10% है, तो 10% ऑफ 10 कितना हुआ, 1। तो ₹1 उसके ऊपर और लग गया, तो 10 + 1 11 बन गया। अब हम यहां पर ये भी चीज अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ब्रेड वाली इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रही है एट द रेट ऑफ ₹2 पर ब्रेड। तो क्या होगा कि 10 के ऊपर पहले टैक्स लगा ₹1, फिर उसमें सब्सिडी माइनस हुई ₹2, तो 10 + 1 11 -2 9। तो मार्केट प्राइस कितनी निकली, 9। तो फैक्टर कॉस्ट कितना था, 10, और मार्केट प्राइस कितनी बन गई, 9। इससे आपको यह चीज समझ में आती है कि जरूरी नहीं है कि जो मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट से हमेशा ज्यादा ही होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट से हमेशा कम ही होगी, राइट। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इक्वल भी हो सकती है, ये फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से ज्यादा भी हो सकती है और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से कम भी हो सकती है। दोनों इक्वल कब होंगी, दोनों इक्वल तब हो सकती हैं जब इंडायरेक्ट टैक्सेस भी जीरो हैं, सब्सिडीज भी जीरो हैं। दोनों इक्वल तब भी हो सकती हैं जब इंडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज एक दूसरे को कैंसिल कर दें, कि ₹1 ही इंडायरेक्ट टैक्स हो और ₹1 ही सब्सिडी हो, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो आपने ये भी गलती नहीं करनी, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि फैक्टर कॉस्ट, अगर आपको आए क्वेश्चन में स्टेटमेंट कि फैक्टर कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तो आपने ऑलवेज वर्ड के ऊपर ध्यान रखना है, और ये स्टेटमेंट गलत होगी, बिकॉज फैक्टर कॉस्ट कैन बी इक्वल टू, कैन बी ग्रेटर देन एंड लेस देन द मार्केट प्राइस। तो तीनों में से कोई भी केस इस चीज के अंदर बन सकता है। तो ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट था। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री गेट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जो चीजें हो रही हैं, जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है, लेबर इंप्लॉय हो रही है, फैक्ट्रीज हैं, कैपिटल गुड्स हैं, उनका जो भी खपत हो रही है, उन पे जो भी खर्चा आ रहा है, उस खर्चे को ऐड करेंगे पर यूनिट ऑफ आउटपुट, वो हमारी निकलाएगी फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद जैसे ही फैक्ट्री गेट से चीज बाहर गई, हम उस फैक्टर कॉस्ट के ऊपर क्या लगा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, बिकॉज प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जीएसटी होगा आज के टाइम में। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए जाएंगे, और अगर गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे या उस सर्विस पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो उसको ऑब्वियसली माइनस किया जाएगा, और ये प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी से हमारे पास क्या निकल आएगा, उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस, राइट। उसके बाद चलिए यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल हमने एग्जांपल ली है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होती है और कैलकुलेट कैसे की जाती है। यहाँ पर हमने क्या लिया कि सपोज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट इज ₹1000। यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है कि ये फैक्टर कॉस्ट दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट, राइट। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्चा हुआ वो हमने बता दिया कि वो ₹1000 है। उसके बाद हमने ये बोला कि जो इंडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है उस नेशन के अंदर वो 10% है, मतलब कि 10,000 के ऊपर 10% जो है वो टैक्स है। उसके बाद हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी दे रही है ₹150 की, तो फैक्टर कॉस्ट क्या बनेगा
और मार्केट प्राइस क्या बनेगी। तो फैक्टर कॉस्ट तो आपको दिया ही गया है इसके अंदर कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट इज ₹1000, तो फैक्टर कॉस्ट क्या बना ₹1000। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मार्केट प्राइस कैसे निकलती है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आपने टैक्सेस को ऐड करना है और आपने सब्सिडीज को माइनस करना है। तो ₹1000 के ऊपर आप पहले 10% ऑफ 1000 निकालोगे, यानी कि आ जाएगा आपके पास ₹100। तो 1000 पे आप ₹100 ऐड करोगे, फिर आप ₹150 उसमें से माइनस करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू निकली दैट इज ₹950, विच इज एक्चुअली लोअर देन द फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो कोई भी चीज हो सकती है, मार्केट प्राइस बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है फैक्टर कॉस्ट के। तो जो आपकी मार्केट प्राइस इस क्वेश्चन में निकली है वो निकली है ₹950। तो यहां पर आपकी मार्केट प्राइस क्या बन गई, ऑप्शन ए यानी कि 950। ऐसा क्वेश्चन ऑल्दो पेपर में एक्सपेक्टेड तो नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं पेपर में इकोनॉमी को लेके, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो जो सीधा साधा फॉर्मूला है वो क्या है कि जो फैक्टर कॉस्ट है दैट इज जो मार्केट प्राइस है दैट इज द फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन को चेंज कर दें, फैक्टर कॉस्ट को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो आपने माइनस और प्लस में कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस वाले चार्ट को दिमाग में रखना है कि जो पीछे यहां जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज द फैक्टर कॉस्ट। जैसे फैक्ट्री गेट के बाहर गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे और सब्सिडीज माइनस होंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। उसके बाद आप मार्केट प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, चाहे राइट हैंड साइड लेके आइए, उसके साथ आपके प्लस और माइनस की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि जो नेशनल इनकम की इंडिकेटर्स हैं उनको आप फैक्टर कॉस्ट पर निकाल सकते हो और आप उनको मार्केट प्राइसेस पे निकाल सकते हो। सिमिलरली आप नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइसेस पे भी निकाल सकते हो और करंट प्राइसेस पे भी निकाल सकते हो। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं धीरे धीरे कि जो आपकी नेशनल इनकम की इंडिकेटर्स हैं, सपोज कि ये जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, देन जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड देन जीडीपी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस, राइट। तो ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम ये समझते हैं कि कांस्टेंट प्राइसेस क्या होती हैं और करंट प्राइसेस क्या होती हैं। ऑल्दो नाम के अंदर ही है, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, करंट का मतलब करंट, अभी का, कांस्टेंट का मतलब कभी पहले का। तो यहां पर हमने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ली है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं सबसे पहले कि जो हमारा बेस ईयर है, हम ये भी अगले स्लाइड में समझेंगे कि बेस ईयर क्या होता है। अभी हम ये एज्यूम करते हैं, आप ये मान के चलिए कि जो बेस ईयर होता है वो एक रेफरेंस ईयर होता है जिसके अगेंस्ट हम कोई चीज मेजर करते हैं, राइट। तो हमने यहां पर इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में ये एज्यूम कर लिया कि जो 2016-17 है वो हमारा बेस ईयर है। हमने ये लिया कि आइटम्स दो ही इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं और कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं हो रही है, एक ब्रेड प्रोड्यूस हो रही है और एक शर्ट प्रोड्यूस हो रही है। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, हमने ये जूम किया कि 2016-17 के अंदर एक ब्रेड प्रोड्यूस हुई थी और 2016-17 के अंदर 2 शर्ट्स प्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद हमने उनकी यूनिट प्राइस ले ली कि 2016-17 के अंदर जो प्राइस थी दैट वाज ₹10 पर ब्रेड एंड ₹20 पर शर्ट। उसके बाद हम आगे साल 2017-18 पे हमने एज्यूम किया कि जो ब्रेड की क्वांटिटी है वो पहले 2016-17 में भी एक थी और 17-18 के अंदर भी एक रही, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हमने ये भी एज्यूम किया कि शर्ट की क्वांटिटी जो 2016-17 में 2 थी, अब भी यानी कि करंट ईयर के अंदर 17-18 के अंदर भी वो 2 ही है। तो हमने अब ये कैलकुलेट करना है कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 16-17 के लिए कितनी है और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 17-18 के लिए कितनी है। सिमिलरली जीडीपी एट करंट प्राइसेस 17-18 के लिए कितनी है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर 16-17। तो 16-17 के अंदर जब हमने जीडीपी निकालनी है तो जीडीपी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इट इज नथिंग बट द टोटल ऑफ the final the value of the final goods and services produced in the country during a year, generally a year। तो यहाँ पे एक साल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है, एक ब्रेड प्रोड्यूस हुई है और 2 शर्ट्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो वैल्यू कितनी है, 1 into 10 10 रुपीज ब्रेड की और 2 into 20 40 रुपीज हमारे पास शर्ट की। तो 2016-17 के अंदर अगर हम 16-17 को ही बेस ईयर मान रहे हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल रही है, 1 into 10 प्लस 2 into 20 यानी कि ₹50। तो जो जीडीपी है एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर 2016-17 वो ₹50 निकल रही है। अगर हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी लें 2016-17 के लिए वो भी ₹50 ही निकलेगी। क्यों, बिकॉज यहां पर बेस ईयर जो है वो करंट ईयर के बराबर है। तो अगर हम 2016-17 को बेस ईयर मान रहे हैं और हम 2016-17 की ही जीडीपी निकाल रहे हैं एट करंट प्राइसेस, तो हमने 2016-17 की ही प्राइस लेनी है, राइट। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस हमारे पास ₹50 आएगी 16-17 के लिए, और अगर हम 16-17 को बेस ईयर मान रहे हैं तो हमारी जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी इसी साल के लिए ₹50 ही निकलेगी, बिकॉज कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेगी, करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू द बेस ईयर प्राइसेस। और यहाँ बेस ईयर कौन सा था, 16-17, मतलब कि 10 और 20 हम प्राइस लेंगे। उसके बाद हम आते हैं जीडीपी 2017-18 की एट
करंट प्राइसेस पे जो हम जीडीपी निकालते हैं तो हमें करंट साल की प्रोडक्शन क्वांटिटी को करंट प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ना कि कांस्टेंट प्राइसेस के साथ। करंट प्राइसेस का मतलब कि जो उस साल के अंदर प्राइसेस थी हमें उस प्राइस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं तो हमने करंट ईयर क्वांटिटी को बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जिस भी ईयर को हमने बेस ईयर चूज किया है उस साल के अंदर उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस थी उसके साथ करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास उस ईयर की जीडीपी, करंट ईयर की जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस आ जाए। तो अगर हम जीडीपी 2017-18 की करंट प्राइसेस पे ले तो हमारे पास क्या आएगा, करंट ईयर प्राइसेस और करंट ईयर क्वांटिटी, मतलब 1 into 15 प्लस 2 into 25 कितना हो गया, ₹65। अगर हम जीडीपी 2017-18 की कांस्टेंट प्राइसेस पे ले तो क्या हो जाएगा, करंट ईयर क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइसेस, और बेस ईयर कौन सा है, 2016-17, मतलब 1 into 10 प्लस 2 into 20, 1 into 10 प्लस 2 into 20 यानी कि ₹50। अब यहां पर आप देखिए, अगर आप जीडीपी का कंपैरिजन करें कांस्टेंट प्राइसेस पे बिटवीन 2016-17 एंड 2017-18, क्या निकला, यहां भी 50 थी, यहां भी 50 थी, मतलब कि आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कितनी हुई, 0, क्योंकि 2016-17 के अंदर एट कांस्टेंट प्राइसेस कितनी ग्रोथ थी, कितनी जीडीपी थी, ₹50। 2017-18 के अंदर कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी आउटपुट थी, कितनी वैल्यू थी, ₹50 की, तो ग्रोथ कितनी आई, 0। लेकिन करंट प्राइसेस पे अगर हम देखें तो पहले कितनी आउटपुट थी 16-17 में, 50, लेकिन 2017-18 में करंट प्राइसेस पे कितना हो गया, 65, मतलब कि ग्रोथ कितनी हुई, ₹15 की ग्रोथ हुई। ऐसे देखिए कि कितना फर्क पड़ जाता है अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रोथ देख रहे हैं या करंट प्राइसेस पे ग्रोथ देख रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए, यहां पर क्या है कि 2016-17 में तो चीजें सेम है, एक ही ब्रेड है, 2 ही शर्ट्स हैं, प्राइसेस 10 और 20 हैं। अब मैंने क्या कर दिया, प्राइसेस सेम रखी, यहां पर मैंने क्या किया था, क्वांटिटी सेम रखी थी, प्राइसेस चेंज की थी। सेकंड एग्जांपल में क्या कर रहा हूं, प्राइसेस सेम रख रहा हूं, क्वांटिटी चेंज कर रहा हूं। तो 2016-17 की जो जीडीपी है कांस्टेंट प्राइसेस पे और करंट प्राइसेस पे, बिकॉज 16-17 हमारा बेस ईयर है, वो सेम रहेगी, मतलब वो ₹50 ही आएगी। लेकिन 2017-18 की जो करंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी है वो कितनी निकलेगी, 2 into 10 प्लस 4 into 20 यानी कि ₹100, और जीडीपी ऑफ 2017-18 एट कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू द बेस ईयर प्राइसेस, वो कितनी निकलेगी, 10 into 2 प्लस 20 into 4 यानी कि ₹100। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जीडीपी 2016-17 में कांस्टेंट प्राइसेस पे हमारी कितनी थी, 50, और 2017-18 में एक साल बाद हमारी जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी होगी, 100 होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, 50 से 100 हो गया, डबल होगी हमारी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। क्यों, प्राइस तो सेम रही, क्यों बढ़ी, बिकॉज क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। यहां से एक 3-4 इंफ्रेंसेस आपको समझने जरूरी हैं कि जो आपकी जीडीपी है वो अगर आप करंट प्राइसेस पे ले रहे हो, इससे आपको कुछ गलती लग सकती है, इकोनॉमी को गलती लग सकती है, लोगों को लग सकता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो सिर्फ इसलिए हमें ग्रोथ दिख रही है बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज किए हैं, क्वांटिटी शायद सेम रही हो, जो कि मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 में दिखाया था। क्वांटिटी यहां भी एक थी, यहां भी एक है, क्वांटिटी शर्ट्स की यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, लेकिन जो हमारी जीडीपी करंट प्राइसेस पे है वो पहले कितनी थी, 50, लेकिन बाद में कितनी होगी हमारी करंट प्राइसेस पे, 65। ये इंक्रीज ₹15 का क्यों आया, ऑल्दो क्वांटिटी सेम रही, क्योंकि प्राइसेस ₹10 से ₹15 हो गई ब्रेड की और 20 से ₹25 हो गई शर्ट्स की। ऑल्दो क्वांटिटी सेम रही, प्रोडक्शन लेवल सेम रहा, लेकिन फिर भी जीडीपी के अंदर बढ़ोतरी दिखी करंट प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि प्राइसेस में बढ़ोतरी हो गई बिटवीन 16-17 टू 17-18। क्या ऐसी ग्रोथ अच्छी ग्रोथ है, ऐसी ग्रोथ अच्छी ग्रोथ नहीं मानी जाती, बिकॉज प्रोडक्शन लेवल तो उतना ही है, उतने ही कैपिटल गुड्स ने प्रोड्यूस कर दिया, उतने ही लेबर ने प्रोड्यूस कर दिया, उतनी ही फैक्ट्रीज ने प्रोड्यूस कर दिया। क्या नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ी, नहीं बढ़ी। क्या नंबर ऑफ लेबर बढ़ी, नहीं बढ़ी। क्या आपने नई कैपिटल गुड्स खरीदे, क्या कैपिटल फॉर्मेशन करी, नहीं हुई। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी तो तब भी एक थी, अब भी एक है, शर्ट्स की तब भी 2 थी और आज भी 2 है। इसलिए जो हमारा कांस्टेंट प्राइस वाला इंडिकेटर है उसको करंट प्राइसेस से बेटर माना जाता है, बिकॉज वो एडजस्ट कर देता है जीडीपी की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन प्राइस लेवल। तो जो भी प्राइस लेवल में चेंजेस हुए हों, चाहे वो बड़े हों चाहे वो कम हुए हों, वो कांस्टेंट प्राइसेस पर लेने से एडजस्ट हो जाती है वैल्यू। जैसे कि सेकंड एग्जांपल के अंदर हुई थी कि क्वांटिटी बढ़ी, प्राइसेस सेम रही, तो हमारे पास कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर भी जो बढ़ोतरी दिखी ₹50 से ₹100 हमें दिख गई। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस का। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, वन इज नॉमिनल जीडीपी एंड वन इज रियल जीडीपी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके। इनफैक्ट जो क्वेश्चन हम जब डिस्कस कर रहे हैं 21, इसके अंदर भी रियल वाली टर्म यूज की गई थी, राइट। तो आपको ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि नॉमिनल क्या होती है और रियल क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जब हम करंट ईयर प्रोडक्शन को करंट ईयर प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्शन हमेशा ही करंट ईयर की रहेगी, डिपेंड ये करेगा कि आपने प्राइसेस कौन सी ली हैं, करंट ईयर की ली हैं या बेस ईयर की ली हैं। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब कि द करंट ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय द करंट ईयर प्राइसेस, मतलब ये क्या बना, ये वाला एग्जांपल, ये करंट प्राइसेस वाला, राइट। तो यहां पर
उसके बाद जो सेकंड टर्म है दैट इज नथिंग बट द रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के अंदर क्या हो रहा है, जो आपकी करंट ईयर की प्रोडक्शन हो रही है वो बेस ईयर प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी। जो कि हमने इस एग्जांपल में ली थी कि आपका जो क्वांटिटी है वो तो करंट ईयर की है, लेकिन जो प्राइस है वो बेस ईयर की है। यहां पर जो क्वांटिटी है वो करंट ईयर की है, लेकिन जो प्राइस है वो बेस ईयर की है, मतलब आप कांस्टेंट प्राइसेस पर ले रहे हो। तो जो करंट ईयर प्राइसेस पे ले रहे हो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। जब आप कांस्टेंट प्राइसेस पे ले रहे हो मतलब बेस ईयर के प्राइसेस पे ले रहे हो उसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी। रियल का मतलब असली चीज आपके सामने आएगी कि इकोनॉमी कितनी ग्रो की है असल टर्म्स के अंदर। सिर्फ इसलिए तो नहीं ग्रो कर रही बिकॉज प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसलिए ग्रो करनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है, ज्यादा फैक्ट्रीज लग रही हैं, ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, ज्यादा सेविंग्स हो रही हैं, इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट। उसके बाद अब हमने ये कई बार टर्म यूज कर दी कि बेस ईयर बेस ईयर बेस ईयर। अब ये बेस ईयर होता क्या है, हमने पिछले एग्जांपल में लिया था कि 2016-17 हमारा बेस ईयर है। बेस ईयर का मतलब वो साल होता है जिसके रेफरेंस में हम कोई आगे आने वाली चीज को मेजर करते हैं। कि सपोज कीजिए कि मैंने देखा कि 2010 के अंदर मेरी आमदनी 2 रुपए थी और 2020 के अंदर मेरी आमदनी 20 रुपए हो गई है। तो अगर मैं अपनी 20 रुपए की आमदनी को 2010 की आमदनी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, मतलब मैं 2010 को बेस ईयर ले रहा हूं। तो बेस के अंदर नाम भी क्लियर है, बेस ईयर का मतलब जिस ईयर के साथ या जिस ईयर के अगेंस्ट कोई भी क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो बेस ईयर क्या बन जाएगा कि किस ईयर के अगेंस्ट आप अपनी प्राइसेस को मेजर कर रहे हो या जीडीपी को मेजर कर रहे हो। तो अगर आप कांस्टेंट प्राइसेस पे ले रहे हो तो आप करंट ईयर प्रोडक्शन को कौन से साल की प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो साल हमारा बेस ईयर होगा, राइट। अब बेस ईयर हमारा कैसा हो, बेस ईयर कैसा होना चाहिए, बेस ईयर ऐसा होना चाहिए जो कि एक नॉर्मल साल हो। बेस ईयर आपके जिस ईयर के लिए आप कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो उस ईयर के बहुत पास होना चाहिए। मैंने कहा कि बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा क्यों? बेस ईयर नॉर्मल इसलिए होना चाहिए बिकॉज अगर हम एक एबनॉर्मल ईयर के साथ कंपैरिजन कर देंगे तो हमारे पास ग्रोथ के या डिक्लाइन के जो वैल्यूज आएंगी वो सही नहीं आएंगी। सपोज कीजिए कि हम कोई ऐसा ईयर बेस ईयर उठा लें जिसके अंदर एग्रीकल्चरल ड्रॉट आ गया था या जिसके अंदर नेशन में बहुत ज्यादा भयंकर ड्रॉट था, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर गई थी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गई थी, राइट। तो अगर हम ऐसा साल बेस ईयर मानेंगे और उस साल के अगेंस्ट हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा कि जो आगे आने वाले साल की हम कंपैरिजन कर रहे हैं विद द बेस ईयर, वो कंपैरिजन हमारा ठीक नहीं होगा बिकॉज आप किसी एबनॉर्मल चीज के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो आपका कंपैरिजन नॉर्मल कैसे हो सकता है, राइट। तो आपका बेस ईयर हमेशा कोई ऐसा ईयर होना चाहिए जो नॉर्मल ईयर हो, जिसके अंदर कोई लार्ज फ्लक्चुएशंस ना हो, जिसके लिए रिलायबल प्राइस डेटा आपके पास हो, जो एज रिसेंट एज पॉसिबल हो और जो जिसके अगेंस्ट आप ठीक से कंपैरिजन कर सको। इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझिए, अगर मैं हाइट के लिए देखूं और हाइट के लिए अगर मैं बेस को खाली मान लूं या मैं टिरियन लैनिस्टर मान लूं, क्या वो सही बेस होगा? वो सही बेस नहीं होगा बिकॉज दोनों की ही हाइट नॉर्मल हाइट नहीं है, खाली की बहुत ज्यादा है और टिरियन लैनिस्टर की बहुत ज्यादा कम है। तो हमारा बेस कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा कंपैरिजन ईयर, हमारा कंपैरिजन क्वांटिटी कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके साथ हमारा कंपैरिजन एबनॉर्मल आ जाए, राइट। तो ये आपको समझा देगा ये एग्जांपल की आपका बेस ईयर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग उसके अंदर नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज, और उसके बाद वो साल आपका बहुत रिसेंट होना चाहिए और वो साल के लिए आपके पास सारी क्वांटिटीज के इंडिकेटर्स, उनके पैरामीटर्स भी अवेलेबल होने चाहिए, राइट। चलिए उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमने काफी सारा कॉन्सेप्ट देखा नेशनल इनकम का, जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो ये सारी टर्म्स हमने देखी। अब आपने इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री को मेजर करने के लिए, किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट इंडिकेटर कौन सा हो सकता है। यहां पर क्लियरली आंसर क्या बन रहा है, पर कैपिटा रियल इनकम। रियल क्यों? बिकॉज रियल वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, हम करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर हम उस ग्रोथ को ले रहे हैं। उस ग्रोथ को हम कांस्टेंट प्राइसेस पे ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइस फ्लक्चुएशंस को निगेट कर रहे हैं, जो कि हमें करने जरूरी है बिकॉज ऐसा हो सकता है, हमने एग्जांपल में देखा कि सिर्फ प्राइस की फ्लक्चुएशन के साथ आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख जाए या बहुत ज्यादा डिक्लाइन इन ग्रोथ दिख जाए। उसके बाद पर कैपिटा क्यों है? क्योंकि बाकी जो तीनों चीजें हैं वो आपकी नेशनल लेवल के ऊपर है, पूरे के पूरे देश के लेवल के ऊपर है, लेकिन जब हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पर कैपिटा। तो ओवरऑल सपोज कीजिए देश की जीडीपी 100 है, लेकिन वो 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं लोगों के अंदर। अगर उस 100 जो जीडीपी है उसके अंदर 200 लोग हैं तो हमारे पास पर कैपिटा क्या आ गया, 100/200 यानी कि 0.5। अगर जो 100 जीडीपी है जिस देश की उसके अंदर पॉपुलेशन 100 है तो हमारे पास पर कैपिटा जीडीपी कितनी आ गई, 1 रुपया। तो जैसे ही पर कैपिटा हम निकालते हैं हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास एज कंपेयर टू ओवरऑल
फिगर, ये चीज पता चल जाती है कि हर बंदे के पास कितना है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा। ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे के पास उतना ही होगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कभी भी बराबर नहीं होती, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू एक इंडिकेटर जो पूरे देश का है, उससे बेटर क्या है कि पर कैपिटा हमारे पास इंडिकेटर आ जाए। इसलिए हमारे पास इसका आंसर बना डी, यानी कि पर कैपिटा रियल इनकम। राइट, चलिए क्वेश्चन 22 देखते हैं। ये भी आपका जो हमने कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए उसके साथ ही लिंक्ड है। इसके अंदर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2000 के अंदर यूपीएससी ने आपसे पूछा था कि जो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम है एट करंट प्राइसेस, ये चीज पे गौर कीजिए कि द रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस इज हायर than that of per capita income at constant prices because the latter takes into account, latter का मतलब जो per capita income at constant prices है, that takes into account what? हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था, कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि करंट प्राइसेस का मतलब क्या, जो आपके करंट ईयर के प्राइसेस हैं। कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या, जो आपके बेस ईयर के प्राइसेस हैं। जब आप कांस्टेंट ईयर के ऊपर या कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर अपनी जीडीपी को निकालते हो, उसमें क्या होता है, आप करंट ईयर की प्रोडक्शन को कांस्टेंट प्राइसेस के साथ यानी कि बेस ईयर के प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप करंट में निकालते हो तो आप करंट ईयर के प्रोडक्शन को करंट ईयर के प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हो। और अगर हम ये अज्यूम करें कि करंट ईयर के प्राइसेस एज कंपेयर टू बेस ईयर प्राइसेस ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो इनकम निकलेगी करंट प्राइसेस पे वो ज्यादा निकलेगी। और यही आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस इज हायर देन दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस बिकॉज द लेटर टेक्स इनटू अकाउंट द इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो जब आप कांस्टेंट पे चले जाते हो तो आप प्राइस लेवल वाले फैक्टर को इंक्लूड कर लेते हो। राइट, इंक्लूड कर लेते हो का मतलब आप कांस्टेंट प्राइसेस पे चले जाते हो और जो चेंजेस होते हैं आप उनको हटा देते हो। राइट, तो उन जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है उसको इंक्लूड कर लेना, मतलब कि कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर आ जाना। राइट, ये चीज मैं आपके सामने फिर से उस स्लाइड को कॉपी की है कि जो चीज के अंदर, जिस स्लाइड के अंदर हमने कांस्टेंट और करंट प्राइसेस को देखा था। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये भी आपका नेशनल इनकम के साथ ही रिलेटेड है और ये 2000 के अंदर यूपीएससी ने आपसे पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर क्या हो रहा है कि एक ओपन इकोनॉमी के अंदर द नेशनल इनकम विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय वाई ऑफ द इकोनॉमी इज व्हाट। तो जो CIGXM है, इनका मतलब क्या है, C मीन्स कंजम्पशन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट, G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X means total exports and M means total imports. राइट, तो जो आपका जीडीपी कैलकुलेशन है या आपकी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन है वो इस कौन से फॉर्मूले से निकलती है? क्या y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X है, क्या I प्लस G प्लस माइनस X प्लस M है? आपको ये चार चीजें दी गई हैं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जीडीपी है उसको निकालने के तीन तरीके हैं। प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और आउटपुट मेथड है। ये तीन मेथड्स हैं। यहां पर हमारे पास कौन सा आ रहा है, यहां पर हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है जिसका फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है उसको समझते हैं। यहां पर एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक हाउस होल्ड ले रहे हैं और एक फर्म ले रहे हैं। अब ये जूम कीजिए कि जो ये फर्म है इसको कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करेगा फर्म को, वो हाउस होल्ड प्रोवाइड करेंगे। हाउस होल्ड ने ये लैंड दे दिया, हाउस होल्ड ने लेबर दे दी। राइट, तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और क्योंकि फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल रहे हैं हाउस होल्ड से, इसलिए फैक्टर कॉस्ट फर्म किसको पे करेगी, हाउस होल्ड को। तो जो लोग हाउस होल्ड से निकल के फर्म में जाके लेबर कर रहे हैं उनको क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे। जो हाउस होल्ड ने अपना लैंड फर्म को दे दिया प्रोडक्शन करने के लिए, फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, उसके अगेंस्ट रेंट देगा। राइट, तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या जाएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, तो पैसा कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, फर्म्स की तरफ। कि फर्म ने क्या प्रोड्यूस किया, एक साइकिल प्रोड्यूस कर दिया, दो जूते प्रोड्यूस कर दिए और ये हाउस होल्ड्स ने हमने अज्यूम कर लिया कि वो सब का सब खरीद लिया। तो इस हाउस होल्ड ने क्या किया, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर किया और पैसा कहां चला गया, फर्म की तरफ। और क्योंकि इस हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए थे फर्म्स को, तो फर्म ने इनको क्या दिया, वेजेस दिए, रेंट दिए, डिविडेंड दिए, यानी कि उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो पैसा बनता था वो फर्म ने हाउस होल्ड को दिया। ये एक सिंपल सा हमने एग्जांपल ली है। अब यहां पर देखिए कि एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कैसे होगी। जीडीपी को याद कीजिए क्या थी, जीडीपी क्या थी, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जनरली टेकन एज 1 ईयर। अब यहां पर क्या है, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम यहां पर क्या मान रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल, ये कि फर्म से ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहां गए, हाउस होल्ड पे। अब हाउस होल्ड ने क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए
तो हाउस होल्ड ने कुछ पेमेंट की होगी, कितनी पेमेंट की होगी, जो इनकी वैल्यू होगी। अगर हम उस पेमेंट को ऐड कर दें, जो भी एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, चाहे वो फर्म्स कर रही हैं चाहे वो हाउस होल्ड कर रहे हैं, अगर हम उस सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें तो क्या निकल आएगा, जीडीपी तो निकल आएगी। तो यहां पर क्योंकि एग्जांपल सिंपलिस्टिक था, जहां पर हाउस होल्ड थी और फर्म थी, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करें तो गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर आ जाएगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, जी यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है, एक्स यानी कि एक्सपोर्ट्स और एम यानी कि इंपोर्ट्स। एक एक करके इसको देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, सी का मतलब क्या है, यहां सी का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। हमने एज्यूम किया था कि जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, हाउस होल्ड्स को सप्लाई कर रही हैं, और हाउस होल्ड्स उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं। क्योंकि वो खरीद रहे हैं मतलब वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने का मतलब वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। वो कौन सा एक्सपेंडिचर माना गया फॉर्मूले के अंदर, सी यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। एक तो पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट। अब इस फर्म ने क्या किया, कुछ चीजों में इन्वेस्ट किया, इसने इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया, इसने इस हाउस होल्ड ने एक नया घर ले लिया। तो वो जो चीजें खरीदी वो क्या थी, गुड्स एंड सर्विसेज थे, उनके लिए पैसा दिया। वो पैसा कितना था, जितनी की उसकी वैल्यू थी, वो क्या है, जीडीपी तो है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, तो आई भी ऐड कर दिया। उसके बाद एक थर्ड प्लेयर कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है, तो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, वो एक्सपेंडिचर भी ऐड होगा, बिकॉज जो एक्सपेंडिचर हमने किया है वो उस वैल्यू का ही तो किया है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, तो जी को भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि जो एक नेशन से दूसरे नेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स को हम ऐड क्यों कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को हम ऐड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि कौन उसे कंज्यूम कर रहा है, हमें इस चीज से मतलब है कि वो चीज कहां प्रोड्यूस हो रही है जीडीपी के केस में, इसलिए हम एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे। ऑल्दो वो चीज किसी और ने कंज्यूम की, उस नेशन ने कंज्यूम नहीं की, लेकिन क्योंकि वो प्रोड्यूस उस नेशन के अंदर हुई है, इस फर्म ने प्रोड्यूस की है, उसकी वैल्यू चाहे किसी और ने दी हो, राइट, इसलिए हमें एक्सपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, और इसके ऑपोजिट लॉजिक से हमें इंपोर्ट्स को माइनस करना पड़ेगा। इसलिए जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो क्या बना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि आंसर बना हमारा ऑप्शन सी, राइट। उसके बाद देखिए, ये मैंने आपके लिए बोनस क्वेश्चन 24 इसलिए लिखा है बिकॉज ये क्वेश्चन आपका 90s के अंदर आया था, और उस टाइम से लेके आज के टाइम के अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स इंडिया के अंदर चेंज हो चुके हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस इसलिए बना दिया ताकि ये बिल्कुल लेटेस्ट रहे और इसका आंसर उसी हिसाब से निकले जो कि आज का सिनेरियो है, राइट। तो 90s के अंदर सिनेरियो कुछ और था, किसी और तरीके से इंडिया नेशनल इनकम मेजर करता था, बिकॉज सीएसओ ने कुछ और मेथड अपने अकाउंटिंग में लिया था नेशनल इनकम को मेजर करने का। अगर मैं आपको बताऊं तो तब हम लेते थे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। लेकिन अब जो हमारा चेंजेस आ गए हैं, सीएसओ ने चेंजेस कर दी हैं इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोसीजर, उसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अब बन जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आज अगर हम बात करें कि इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे हो सकती है, तो हम बोलेंगे इट इज कैलकुलेटेड थ्रू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब यहां पर कॉन्सेप्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जीवीए का, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसको जानने से पहले आप यहां पर यह चीज समझिए कि इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। वो बॉडी है सीएसओ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ये है मॉस्पी के अंडर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो आपको ये दो चीजें बिल्कुल याद रखनी है कि इंडिया के अंदर जो जीडीपी कैलकुलेशन है, नेशनल इनकम कैलकुलेशन है, वो सीएसओ करती है, और सीएसओ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है। इंडिया के अंदर जो जीडीपी कैलकुलेशन है वो 2 बार की जाती है, क्वार्टरली भी और एनुअली भी, और ये जो रिपोर्ट है वो 2 महीने की डिले से रिलीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि अगर जो दिसंबर का जो एस्टीमेट है या दिसंबर एंडेड क्वार्टर का जो एस्टीमेट है वो आपको फरवरी तक मिलेगा, तो साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो दिसंबर एंडेड क्वार्टर है अगर उसकी वैल्यू हमने देखनी है तो सीएसओ हमारे सामने फरवरी तक प्रेजेंट करेगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि रिलीज कौन करता है, सीएसओ। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मॉस्पी। कितनी बार कैलकुलेट होती है, क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी है कि जनवरी 2015 के अंदर सीएसओ ने, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने कुछ चेंजेस किए इन द वे द जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन इंडिया, यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के अंदर इंडिया ने कुछ चेंजेस किए। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर नेशन की नेशनल इनकम का इंडिकेटर अलग हो सकता है, उस नेशन के स्पेसिफिक नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस इंडिकेटर को कैसे यूज करता है टू कैलकुलेट इट्स नेशनल इनकम। तो सीएसओ ने, जो कि इंडिया की बॉडी है जो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने 2015 के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। क्या किया था पहला चेंज, एक तो ये कर दिया कि जो जीडीपी है नेशन का वो अब
मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होगा, तो मार्केट प्राइस पे होगा, राइट। उसके बाद एक और चीज कर दी कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है दैट विल बी कैलकुलेटेड एट बेसिक प्राइसेस एंड इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। बेसिकली जो जीवीए वाला मेथड है और जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है ये दोनों आपस में लिंक्ड है। बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइसेस इज नथिंग बट अ स्टेप टू मेजर द जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, राइट। हेंस द above two statements are interrelated। प्लस एक थर्ड चीज ये करी कि जो 2004-5 हमारा पहले बेस ईयर था, बेस ईयर हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा कि क्या होता है, तो 2004-5 का बेस ईयर था उसको चेंज करके 2011-12 कर दिया सीएसओ ने। तो आपको ये बेस ईयर भी याद रखना है कि पहले 2004-5 था इंडिया की नेशनल इनकम अकाउंटिंग का बेस ईयर, अब वो चेंज होके हो गया है 2011-12। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जीवीए एट बेसिक प्राइसेस से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर क्या था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का इंडिकेटर क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो मेथड है वो क्या है, बाय एस्टिमेटिंग द जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। तो आपने मुझे इन दोनों के चीज के बीच में लिंक बताना है कि कैसे हम जीवीए एट बेसिक प्राइसेस से एस्टिमेट करके हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को निकालते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ये 1996 के अंदर आया था और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो हमने पिछले 4 क्वेश्चंस के अंदर देखा। यहां पर क्या है, सी असर्शन दी गई है कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो तो बढ़ी है सिंस 1947, लेकिन देयर हैज बीन नो मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द पर कैपिटा इनकम लेवल। कि ऑल्दो इंडिया की नेशनल इनकम यानी कि टोटल, हमने देखा था वहां पे पर कैपिटा वाली बात देखी थी और टोटल वाली बात देखी थी, तो असर्शन के अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिया के लेवल पे नेशनल इनकम है, पर कैपिटा लेवल पर नहीं, इंडिया के लेवल पे जो नेशनल इनकम है वो तो बढ़ी है, कई गुना बढ़ी है सिंस 1947 यानी कि सिंस इंडिपेंडेंस, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट पर कैपिटा इनकम लेवल के अंदर नहीं हुआ। ये आपका असर्शन है। उसके बाद हम रीजन देख लेते हैं। रीजन वो क्वेश्चन आपको ये दे रहा है कि जो इंडिया की एक साइजेबल पॉपुलेशन है वो स्टिल पॉवर्टी लाइन के अंडर रह रही है। आपको ये बताना है कि क्या ए करेक्ट है, क्या आर करेक्ट है, क्या आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है या ए फॉल्स है, आर फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स है, राइट। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो आप पहले ए देखिए कि इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ी है लेकिन देयर हैज बीन नो मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द पर कैपिटा इनकम लेवल। ये 1996 में क्वेश्चन था, काफी टाइम हो गया, 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट उस टाइम के लिए ट्रू स्टेटमेंट थी कि कई गुना नेशनल इनकम लेवल बढ़ गया है लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट पर कैपिटा इनकम लेवल के अंदर नहीं देखा गया है। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। इनफैक्ट ये इसका कॉन्सिक्वेंस है, ये इसका कॉज नहीं है, बल्कि जो आर वाली स्टेटमेंट है वो ए वाली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, इफेक्ट है। कि अगर बहुत सारे लोग, अब बहुत सारी इनकम इंडिया की बढ़ी है, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ी है पर कैपिटा लेकिन नहीं बढ़ी, इसका इफेक्ट ये होगा कि बहुत सारे लोग आपके बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे या बहुत सारे लोग आपके गरीब होंगे। तो ये आर ए का सही एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब यहां पर देखिए दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन को कंटेक्स्ट बना के दो स्टेटमेंट्स बना दी हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम मींस एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेशनल इनकम अगर बढ़ती है उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ी जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ऑल्दो पूरा टोटल क्वांटम बढ़ गया, नेशनल इनकम बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रखी है पॉपुलेशन के ऊपर, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है कि सेम रही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी जाएगी। ये इस पे डिपेंड करेगा कि जो नेशनल इनकम बढ़ी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, सबका साथ सबका विकास हुआ है कि नहीं हुआ। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी जाती है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। किया क्या है मैंने, पर कैपिटा इनकम की जगह पे क्या डाल दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डाल दिया। ये भी चीज हमने पहले देखी है कि नेशनल इनकम बढ़ती है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, कोई जरूरी नहीं है, सेम ही तो है। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह पे क्या डाल दिया, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने रखा सेम। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी जरूर है कि जो नेशनल इनकम अगर बढ़ेगी तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि प्रीरिक्विजिट जरूर है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही जाएगी नेशनल इनकम के बढ़ने से, ये चीज जरूरी नहीं है। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सामने दी हुई फॉल्स है। अब इसका हम लिंक बनाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस केस में होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ पहला स्टेप है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्री रिक्विजिट है। उसके बाद अगर उस इकोनॉमिक ग्रोथ की
जो बेनिफिट्स हैं अगर उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी देखिए, हमने लेफ्ट साइड पे क्या रखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिड हो रही है, वो सस्टेन्ड हो रही है। सस्टेन्ड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हो रहा कि एक साल में हो गई दूसरे साल में नहीं हुई। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो एक्रू हो सके और उनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और उससे इंक्लूसिव ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके। तो अगर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उससे क्या होगा, एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है मतलब कि आपके जो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी हो, उनके अंदर ग्रोथ हो रही है, मतलब और इंडस्ट्रीज लग रही हैं, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ रही है, सर्विसेज सेक्टर बूम के अंदर है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं मतलब गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में और नॉन टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। उस रेवेन्यू को यूज करके गवर्नमेंट आपके सोशल एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकती है, बहुत सारी स्कीम्स चला सकती है, जिसकी वजह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स हो सकती है, फर्दर लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड अगर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आउटपुट बढ़ती है इकोनॉमी की, तो जॉब्स भी क्रिएट होती हैं और वेजेस भी बढ़ती हैं। अगर वो चीजें हो रही हैं कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और रियल वेजेस बढ़ रही हैं, सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि वेजेस बढ़ रही हैं साथ में इन्फ्लेशन भी हो रखी है कि पहले जो चीज 10 रुपए की थी वो 20 की होगी और मेरी आमदनी पहले 10 थी और मेरी आमदनी 20 होगी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑल्दो मेरी आमदनी 20 हुई 10 से 20, लेकिन जो चीज मुझे खरीदनी थी वो भी 10 से बढ़कर 20 की हो गई है। अगर रियल वेजेस बढ़ रही हैं मतलब कि मेरी जो वेजेस हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं एज कंपेयर टू जो इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी के अंदर है, तो क्या होगा, मेरी एबिलिटी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इंप्रूव होगी। मैं ज्यादा एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड कर पाऊंगा, मैं स्किल डेवलपमेंट कर पाऊंगा, मैं हेल्थ इंश्योर कर पाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जा पाऊंगा, मैं गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर पाऊंगा। सेकेंडली मेरी एबिलिटी टू एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज भी इंप्रूव हो जाएगी। मतलब अगर ये चीजें होती हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इक्विटेबल हो सकता है, वो लोगों तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। इसलिए ये बीच वाला जो चीजें हैं दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सस्टेन्ड रैपिड ग्रोथ से ये चीज हो ही जाएगी जरूरी नहीं है, बीच का प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ग्रोथ के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ग्रोथ से जो भी चीजें अच्छी मिली हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। राइट, तो ये चीज हमने पहले भी कई बार देख ली कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ऑल्दो एक ऑर्गेनिक इंटरलिंकेज है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही जाती है, ये चीज ट्रू नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट माना गया है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन, ये 2003 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसका आंसर आज भी सेम है, इसका आंसर है सी, जापान। तो यूपीएससी आपसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकती है, तो आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के लिए दुनिया के अंदर कौन सा नेशन सबसे अच्छा उस पर परफॉर्म कर रहा है आपको पता होना चाहिए। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की टर्म्स के अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान के अंदर देखी गई है। राइट, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, ये है आपका पॉवर्टी लाइन के ऊपर। इस क्वेश्चन के ऊपर काफी सारी थ्योरी है, तो आप जरूर इसको एंड तक देखिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसके पीछे जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो पर्संस बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो कैसे क्लासीफाई होते हैं। और ये क्वेश्चन आया था आपका 1999 के अंदर। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पॉवर्टी को लेके इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट करें, पॉवर्टी को कैसे डिफाइन करें, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमिटीज बिठाई हैं। अभी रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट कमिटी बनी थी 2016 के अंदर, वो अरविंद पानागरिया जो नीति आयोग के अंदर थे, उनके अंडर एक टास्क फोर्स बनाई थी गवर्नमेंट ने कि आप बताइए कि जो पॉवर्टी एस्टिमेशन की जो कैलकुलेशन इंडिया के अंदर है क्या वो सही है, क्या पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन को चेंज करना चाहिए, अगर चेंज करना चाहिए तो हम कैसे गरीब लोगों को ढूंढें। तो पॉवर्टी हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक रहेगा, पॉवर्टी लाइन एक डिबेटेबल टॉपिक रहेगा, इसलिए जैसे ही साल चेंज होगा ये वाला क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। राइट, तो जो आज इसका आंसर है 1999 में जो इसका आंसर था वो सेम नहीं है। पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। 99 में आंसर क्या था, दे आर एंटाइटल्ड टू अ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड बास्केट, जो की थी 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज के लिए और 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज के लिए। अब जो इसकी डेफिनेशन है पॉवर्टी की वो ज्यादा ब्रॉड कर दी गई है, सिर्फ फूड बास्केट नहीं है, सिर्फ कैलोरी इनटेक नहीं है, ये ब्रॉड बेस्ड फिनोमिना बन गया है पॉवर्टी। इसके अंदर एजुकेशन, इसके अंदर हेल्थ और चीजें भी डाल दी गई हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर आप ये चीज याद रखिए कि अगर आज ये क्वेश्चन आता है, अगर यही 4 ऑप्शंस दी जाएं तो इसका आंसर ए ही बनेगा, लेकिन ये ऑप्शंस चेंज करनी चाहिए आज के टाइम के लिए, बिकॉज ये पॉवर्टी लाइन वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कई सारे चेंजेस हो गए हैं सिंस 1999। क्या चेंजेस हुए हैं हम आगे वाले आनी स्लाइड्स के अंदर देखते हैं।
सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लें, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पॉवर्टी क्या होती है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है। अगर सबसे सिंपलिस्टिक टर्म्स में बात करें, सबसे ज्यादा नैरो टर्म्स में बात करें, तो पॉवर्टी का मतलब क्या है? पैसा ना होना, लैक ऑफ मनी, पुअर होना, राइट। लेकिन पॉवर्टी को सिर्फ लैक ऑफ मनी कहना गलत होगा, बिकॉज पॉवर्टी की कई सारी डायमेंशंस है। क्या क्या डायमेंशंस है? पॉवर्टी हंगर भी है, पॉवर्टी लैक ऑफ शेल्टर भी है, पॉवर्टी नॉट हैविंग एक्सेस टू स्कूल भी है, पॉवर्टी वो भी है कि मैं बीमार हूं और मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, पॉवर्टी मेरा फ्यूचर को देख के डर भी है, पॉवर्टी नॉट हैविंग इनफ टू ईट भी है, पॉवर्टी नॉट हैविंग एडिक्वेट शेल्टर भी है। तो पॉवर्टी के अंदर कई सारी चीजें हैं, सिर्फ पैसा नहीं है। लेकिन यह बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉवर्टी का, बिकॉज शेल्टर, हंगर, डॉक्टर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पैसे के साथ लिंक्ड जरूर है। लेकिन सिर्फ पैसा होने से इंसान पुअर नहीं होगा, यह चीज जरूरी नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है सोशल एक्सक्लूजन का। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, तो अगर हम SC/ST लें कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा है, इस पिछड़े वर्ग के पास अगर बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी हम इसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, राइट। तो सोशल एक्सक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो पॉवर्टी सिर्फ लैक ऑफ मनी को के साथ हम इक्वेट नहीं करते, पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल लेते हैं। लेकिन ये चीज दिमाग में जरूर रखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो पॉवर्टी की डायमेंशन हैं, वो पैसे के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड जरूर है, राइट। अब पुअर को काउंट कैसे करें, राइट, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इंसान पुअर है, कौन सा इंसान पुअर नहीं है। इस चीज के ऊपर 1970 से लेकर इंडिया में आज तक 2019 आ गया, अभी तक डिबेट है कि हमने पुअर को काउंट कैसे करना है। क्या हम सिर्फ पैसे वाली अप्रोच रखें, क्या कैलोरी की अप्रोच रखें, क्या ब्रॉड अप्रोच रखें कि सिर्फ कैलोरी नहीं, हेल्थ भी, एजुकेशन भी, सैनिटेशन भी, पानी भी, सोशल एक्सक्लूजन भी, क्या वो सब अप्रोचेस डालें, क्या चीज रखें और उसको कैसे काउंट करें ताकि हम पुअर को बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। इस विषय के ऊपर अलग अलग कमिटीज ने अलग अलग राय दी है। इस स्लाइड के अंदर आप कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म समझिए कि सबसे पहले पॉवर्टी लाइन क्या होती है। पॉवर्टी लाइन वो लाइन होती है जिसके नीचे वाले लोगों को हम पुअर बोलते हैं। पॉवर्टी लाइन बनती कैसे है? पॉवर्टी लाइन अगर हम एज्यूम करें कि मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से पॉवर्टी लाइन बना रहा हूं, एग्जांपल कि कोई इंसान अगर 50 रुपए डेली खर्च करता है कंजम्पशन के ऊपर, मतलब ऐसी चीजों के ऊपर जो कि पॉवर्टी लाइन बास्केट के अंदर डाली गई हैं। सबसे पहले तो मैं एक बास्केट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डालूंगा जो मुझे लगता है कि एक ह्यूमन के लिए, उसके बेसिक सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि खाना हो गया, जैसे कि शेल्टर हो गया, जैसे कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया। अगर मैं उस बास्केट के अंदर वो चीजें डालता हूं और फिर उस बास्केट को मैं क्वांटिफाई करता हूं कि अगर किसी के पास डेली के 50 रुपए उस बास्केट पे खर्च करने के लिए हैं, तो 50 रुपए क्या बन गया? मेरी पॉवर्टी लाइन बन गई। जो 50 से नीचे लोग चले गए वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए, और जो 50 से ऊपर आ गए वो अबव द पॉवर्टी लाइन हो गए। तो जितने भी लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी रेशो या फिर हेड काउंट रेशो। तो यहां पर आपको 3 टर्म्स याद रखनी है, एक पॉवर्टी लाइन बास्केट, एक पॉवर्टी लाइन और एक पॉवर्टी रेशो या हेड काउंट रेशो। उसके बाद इंडिया ने क्या क्या किया 1970 से लेके आज तक पुअर को काउंट करने के लिए। इंडिया ने एक तो पहले वाई के अलग कमेटी बनाई, राइट, गवर्नमेंट ने वाई की अलग कमेटी बनाई 1979 के अंदर, इसने रिपोर्ट दी और इसने ये कहा कि हमने पुअर को आइडेंटिफाई कैलोरीज के बेसिस पे करना है, राइट, फूड के बेसिस पे करना है। तो इन्होंने ये बोला कि पॉवर्टी शुड बी डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ हाउ मच द पीपल ईट। तो रूरल एरियाज के अंदर, क्योंकि लोग, हमने ये ज्यूम किया कि रूरल एरियाज में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, तो रूरल एरियाज के लिए कैलोरी रखी गई 2400 और 21 और अर्बन के लिए रखी गई 2100। तो जो लोग लेस देन 2100 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं अर्बन एरियाज के अंदर, उनको बोला गया पुअर अर्बन के लिए, और जो लोग करते हैं लेस देन 2400 कैलोरीज रूरल में, उनको बोला गया पुअर रूरल के लिए। अब इन कैलोरीज को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो इन कैलोरीज को कन्वर्ट कर दिया गया पैसे के अंदर। वो पैसे वाला जो कन्वर्जन बनी 2100 कैलोरीज की अर्बन के लिए और 2400 कैलोरीज की रूरल के लिए, वो कितनी बनी? वो बनी 49.09 पर कैपिटा पर मंथ 2400 के लिए और 56.64 पर कैपिटा पर मंथ 2100 कैलोरीज के लिए, राइट। तो ये बन गया आपका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो पॉवर्टी लाइन कितनी बन गई? 49.09 या 0.1 आपके 2400 कैलोरीज के लिए और 56.7 आपके 2100 कैलोरीज के लिए, यानी कि 49 के करीब बन गई रूरल एरियाज के लिए और 56 के करीब बन गई आपकी अर्बन एरियाज के लिए। दिस इज द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा, राइट। और ये जो हमने लिए प्राइसेस, ये हमने लिए
1973 1974 के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बेस ईयर पहले समझा चुका हूं। जब भी आप बास्केट में जो चीजें डालोगे, उन बास्केट को कंज्यूम करने का जब आप पैसा निकालोगे, आपको कहीं ना कहीं प्राइसेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सी प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया गया था? 1973 1974 के प्राइसेस से, यानी कि बेस ईयर किसको लिया गया था? 1973 1974। ये पहली पॉवर्टी लाइन थी इंडिया की। दिस वाज द फर्स्ट पॉवर्टी लाइन एज डिफाइंड इन इंडिया। आपको ये चीज याद रखनी है। तो यहां पर कंजम्पशन वाली चीज आई, कैलोरी वाली चीज आई। कितनी कैलोरीज? 2100 अर्बन के लिए, 2400 रूरल के लिए। कितनी वो कैलोरीज से पैसे कितने बने? 49.1 रूरल के लिए और 56.7 अर्बन के लिए पर कैपिटा, पर हाउस होल्ड नहीं, पर कैपिटा यानी कि पर इंसान, राइट। उसके बाद देखते हैं अगली कमेटी। अब उसके बाद कमेटी बनाई 1993 में। वो कमेटी बनी लकड़ावाला कमेटी, जिसने रिपोर्ट एक्चुअली सबमिट की 1993 में। इन्होंने क्या कहा कि जो 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज वाला कॉन्सेप्ट है अलग कमेटी का, वो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 2400 और 2100 वाला हमने मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना है, और मनी क्या जो खरीदने की पावर है वो अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग है, बिकॉज इन्फ्लेशन अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग होगी। इसलिए इस कमेटी ने बोला कि आप एक स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस भी कंस्ट्रक्ट करो, राइट। कि नेशनल पॉवर्टी लाइन तो समझ में आती है, लेकिन जो हम कैलोरी बेसिस पे कैलोरीज को मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द पॉवर्टी लाइन बास्केट, तो उस पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो हर राज्य के अंदर सेम नहीं होगी, बिकॉज हर राज्य के अंदर इन्फ्लेशन डिफरेंट होगी। इसलिए उन्होंने ये बोला लकड़ावाला ने कि आप स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस भी कंस्ट्रक्ट करो, और कौन से इंडिकेटर्स को यूज करो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, उस बास्केट की प्राइस को मेजर करने के लिए? सीपीआई एएल एंड सीपीआई आईडब्ल्यू। सीपीआई आईडब्ल्यू था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, और सीपीआई एएल था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स का। अब ये डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं इंडेक्स। अब आपको पता है कि सीपीआई रूरल है, सीपीआई अर्बन है, सीपीआई कंबाइंड है, लेकिन पहले लेबर ब्यूरो इनके स्टैटिस्टिक्स रिलीज करती थी, और 5 थे सब इंडाइसेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। सीपीआई आईडब्ल्यू था, सीपीआई एएल था, सीपीआई यूएनएमई था। ऐसे 5 इंडाइसेस थे जो पहले यूज होते थे। तो लकड़ावाला ने, क्योंकि 1993 की बात हो रही है, इन्होंने ये बोला कि स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस बनाने के लिए आप सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई एएल को यूज करो, और अलग अलग पॉवर्टी लाइंस बनाओ अलग अलग राज्यों की। सेकेंड चीज इसने क्या डिफरेंट करी, जो वाई के अलग कमेटी है, इसने ये बोला, वाई के अलग कमेटी ने ये एज्यूम कर लिया था कि जो हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी, कि हेल्थ स्टेट प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगी, मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। लेकिन लकड़वाला ने ये बोला कि सिर्फ कैलोरीज को लेना सफिशिएंट नहीं है, वो वाला खर्चा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जो कि वाई के अलग मेथोडोलॉजी ने कहा था कि वो स्टेट्स खर्च करेंगी, राइट। तो ये इन्होंने कहा कि वो जो खर्चा है हेल्थ और एजुकेशन पे, वो गवर्नमेंट का खर्चा तो अलग होगा, वो तो करेगी, लेकिन खुद का खर्चा, प्राइवेट खर्चा, कंजम्पशन खर्चा हेल्थ एंड एजुकेशन वाला भी 2400 और 2100 के साथ इंक्लूड करना चाहिए पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद अगली कमेटी बनी 2005 के अंदर, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पॉवर्टी वाली बास्केट को और ज्यादा ब्रॉड कर दिया। पहले क्या था? कैलोरी। उसके बाद क्या डाला? हेल्थ एजुकेशन। इन्होंने क्या कर दिया? कैलोरी तो रखी, उसके बाद इन्होंने क्या डाल दिया? हेल्थ एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, और ज्यादा ब्रॉड कर दिया। अब देखिए कैसे पॉवर्टी यूनिडायमेंशनल से मल्टी डायमेंशनल बनती जा रही है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था कि पॉवर्टी यूनिडायमेंशनल नहीं है, पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन प्रॉब्लम कैलकुलेशन में क्या आती है कि जैसे ही आप पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल कर देते हो, उसके बाद उन मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स को मेजर करना अपने आप में प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप सिर्फ पैसा लो, पैसा मेजर करना आसान है। अगर आप एजुकेशन लो, सैनिटेशन लो, इलेक्ट्रिसिटी लो, ट्रांसपोर्ट लो, हेल्थ लो, उनको जितने ज्यादा पैरामीटर्स बना दोगे उतने ज्यादा पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने यही किया कि उसने पॉवर्टी वाली बास्केट को ब्रॉड बेस कर दिया। सिर्फ कैलोरीज नहीं, उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ लिविंग शुड बी द बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग पॉवर्टी। तो वाई के अलग ने और उसके पिछली लकड़ावाला कमेटी ने क्या कहा था? कैलोरीज अप्रोच। इन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ कैलोरीज नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि कैलोरीज के साथ एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इनको भी इंक्लूड करती है। इस सब चीजों को डाल के पॉवर्टी लाइन बास्केट बननी चाहिए, और उसके बेसिस पर आपका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर निकला चाहिए। तो इन्होंने जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर निकाला वो निकाला 27 रुपए रूरल एरियाज के अंदर और 33 रुपए अर्बन एरियाज के अंदर। और इसके हिसाब से जो हमारी पॉवर्टी पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन निकली, वो निकली 22%, राइट। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई, बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर से एक और कमेटी बनाई जिसका नाम था रंगाराजन कमेटी 2014 के अंदर। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बोला कि रूरल और अर्बन एरियाज के लिए बास्केट्स जो हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। पहले क्या चल रहा था? बास्केट सेम थी,
लेकिन अब रंगाराजन कमेटी ने क्या बोला कि रूरल और अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग बास्केट्स बननी चाहिए। बास्केट का मतलब वो पॉवर्टी लाइन की बास्केट जिसके अंदर आप गुड्स एंड सर्विसेज डालोगे, जिसको आप फिर फर्दर मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे और फिर जो टर्म निकलेगी उसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन को सेट करोगे। तो इस कमिटी ने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर फिर से अर्बन और रूरल पॉवर्टी लाइंस को अलग अलग कर दिया, जो कि पहले एक ही मानी जा रही थी कि ये पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया है। इन्होंने कहा कि रूरल की बास्केट अलग और अर्बन की बास्केट अलग। अब ये डिफरेंसेस हम देखते हैं तेंदुलकर और रंगाराजन कमेटी के इस टेबल के द्वारा। दोनों ही कमिटीज को सेटअप किसने किया था? प्लानिंग कमीशन ने। अब तो नीति आयोग बन गया, पहले प्लानिंग कमीशन था। तो तेंदुलकर कमेटी भी और रंगाराजन कमेटी भी किसने सेटअप की थी? आपकी प्लानिंग कमीशन ने सेटअप की थी। हम ये टेबल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन अब भी आना पॉसिबल है। तो आपको आज का सिनेरियो तभी समझ में आएगा कि आज पॉवर्टी एस्टिमेट कैसे होती है, जब आपको पिछला सारी कहानी पता होगी कि पहले कैसे हुई थी और उसके अंदर कैसे कैसे इंक्रीमेंटल चेंजेस हुए। तो ये 2005 के अंदर कमेटी सेटअप हुई थी तेंदुलकर, और रंगाराजन वाली हुई थी 2012 के अंदर। तेंदुलकर कमेटी ने रिपोर्ट कब सबमिट की? 2009 में। और रंगाराजन ने कब सबमिट की? 2014 के अंदर। इन्होंने, तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया था? आपको मैंने पीछे पढ़ाया था। इन्होंने एक पॉवर्टी वाली बास्केट को ब्रॉड बेस कर दिया था। इसके बेसिस पर इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन निकाली थी दैट वाज ₹33 पर डे पर पर्सन इन द अर्बन एरियाज, और रंगाराजन ने इसको क्या किया? इसको बना दिया ₹47 पर डे पर पर्सन इन अर्बन एरियाज। इसका अगर हम मंथली निकाल लें तो ये क्या बना? ₹1000, और रंगाराजन के अकॉर्डिंग कितना बना? 1407। उसके बाद अगर हम रूरल की बात करें तो पर डे पर पर्सन कितना था? तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग इट वाज ₹27, मंथली 816। रंगाराजन के अकॉर्डिंग ₹32 पर डे पर पर्सन इन रूरल एरियाज एंड 972 मंथली पर पर्सन पर मंथ, राइट? तो कितना बना? 972। आज का जो स्टेटस है दैट इज ये वाली लाइन, ये ₹1407 पर मंथ पर पर्सन और ₹972 पर मंथ पर पर्सन इन द अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज रिस्पेक्टिवली। ये आज का करंट स्टेटस है पॉवर्टी को लेके। ऑल्दो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस भी हो चुका, अरविंद पानागरिया वाला टास्क फोर्स भी बन चुका, लेकिन पॉवर्टी के ऊपर बहस आज भी जारी है कि हम कैसे इस चीज को मेजर करें, कैसे हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करें। तो ये लास्ट में जो सबसे लेटेस्ट जो टास्क फोर्स बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा दैट इज नथिंग बट द अरविंद पानागरिया टास्क फोर्स। इसने रिपोर्ट 2018 के अंदर गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी पब्लिक नहीं किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी के साथ रिलेटेड, मैंने पहली स्लाइड में यूज भी किया था एक कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। हमने क्या कहा कि पॉवर्टी जो है वो बिल्कुल मिनिमल टर्म्स का डिफाइन करें तो हम उसको लैक ऑफ मनी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा पॉवर्टी का डायमेंशन सिर्फ एक है। पैसे के अलावा बहुत सारी और डायमेंशंस भी हैं जो पॉवर्टी के अंदर आती हैं, राइट? तो सोशल एक्सक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉवर्टी को ब्रॉड बेस कर देता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी को कैसे देखना चाहिए? इट शुड बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव only in a poor surrounding with other poor people excluded from enjoying social equality of better of people in better surroundings। तो जो लोग पुअर हैं वो पुअर लोकेलिटी में रहते हैं, सराउंडेड भी पुअर लोगों से होते हैं, और ये वाला फैक्टर कॉज भी है, इफेक्ट भी है पॉवर्टी का, क्योंकि जितने लोग पुअर होंगे वो पुअर इलाके में रहेंगे तो उसकी वजह से वो पुअर रह भी सकते हैं आगे, इफेक्ट भी है, और इसी वजह से वो पुअर हैं, ये कॉज भी है, राइट? इसलिए जो सोशल एक्सक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट है वो पॉवर्टी से बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इसके अंदर क्या चीज ली जाती है कि जो बाकी लोग या मेरे साथ के जो लोग या बेटर लोग जो चीजें इंजॉय कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज इंजॉय कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, वो मैं पुअर होता हुआ तो कंज्यूम नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे उन सब गुड्स एंड सर्विसेज के, उन फैसिलिटीज के बेनिफिट से एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है जो कि और लोग मेरे ही देश के अंदर, मेरे ही राज्य के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कास्ट सिस्टम, कि जिसके अंदर सर्टेन कास्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। चाहे पैसा हो लेकिन फिर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो। इसलिए सोशल एक्सक्लूजन कैन लीड टू अ वेरी लो इनकम, राइट? तो पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट, आपने दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से जान लेना है। ये थे आज के 7 क्वेश्चंस। होपफुली आपने बहुत सारी चीजें आज नई सीखी होंगी। तो 21 से 27 क्वेश्चंस हमारे आज खत्म हो गए। तो इसके साथ हमने पहले 2 चैप्टर्स के 27 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इतने ही क्वेश्चंस हैं जो रेलेवेंट हैं 95 से 2018 के बीच में। अब हम कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, जो था आपका इकोनॉमिक प्लानिंग वाला, राइट? तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज डाउनलोड द PDF फ्रॉम civilstep.com एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन अ क्विज फॉर्मेट फ्रॉम civilstep.com। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।